मटेरियल्स। अच्छा जी, if all receipts and issue of stocks are correctly recorded, then total quantity counted should agree with the balance of bin card and the stock ledger। मतलब ये है कि अगर आप जो जो स्टॉक इशू करते गए हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें आपके पास 1000 कार्टन पड़े हुए थे और आप मतलब 20 एक दफ़ा दिए, 50 एक दफ़ा दिए, 30 एक दफ़ा दिए, तो 100 आपने इशू कर दिया, तो इधर बाकी स्टॉक में भी 900 होना चाहिए और आपका लेजर भी उसको 900 शो करे। ये तभी पॉसिबल है अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। दो मेथड वो कहते हैं जी स्टॉक टेकिंग के हैं, एक है पीरियाडिक और एक है परपेचुअल। पीरियाडिक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड जो है उसका आप इकट्ठा हिसाब लगा लेते हैं। मसलन जी इस हफ्ते के अंदर अंदर इतना स्टॉक इशू किया था और इतना हमारे पास था और एंड पे इतना बैलेंस बन गया। इसका मेथड क्या है कि आप वीक पूरा गुजर जाएगा तब आप हिसाब करेंगे। परपेचुअल का क्या मतलब बनेगा, लगातार, कंटिन्यूस या लगातार, ठीक है। इसमें क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद आप अपना स्टॉक जो है वो अपडेट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टॉक है। मसलन अगर आप गाड़ियाँ निकाल रहे हैं तो गाड़ी तो दिन में एक शायद बिके, हो सकता है 2 दिन में एक बिके, तो उस सूरत में आप जो ही आपका स्टॉक जाता है आप उसको फ़ौरन अपडेट कर दें कि पहले हमारे पास 10 गाड़ियाँ थी अब 9 रह गई। उसके बरक्स अगर आप बिस्किट बेचते हैं तो एक रैपर गया तो आप उसको अपडेट करने बैठे, फिर एक और गया तो वो तो बड़ा लंबा काम बन जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप उसका एक जो टाइम पीरियड है उसके एंड पे आप चेक करें आपके पास कितने थे और कितने आपने सेल आउट कर दिए। जी, स्टॉक डिस्क्रिपेंसी। द रीज़न फॉर स्टॉक डिस्क्रिपेंसी द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड रिकॉर्ड क्वांटिटी। क्यों उसमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। वो कहता है जी ये रीज़न हो सकती हैं और ये आप उसके बदले एक्शन ले सकते हैं। एक है कि आपको गलती लग गई रिकॉर्ड करते वक्त, वहाँ तो चीज़ें बंदा गिन रहा होता है, गिनते वक्त गलती लग जाती है, तो कहता है कि अपने आप बिन कार्ड को ठीक करें। अगर चीज़ें आप लिखना भूल गए हैं या इशू कर जो कर दी हैं उनको लिखना भूल गए, दोनों सूरतों में आपका इसका मतलब है बिन कार्ड के ऊपर जो एंट्री है वो ठीक नहीं हुई, आप उसको अपडेट करें। अगर स्टॉक स्टोर जो है वो रॉन्ग पोजीशन में है तो ठीक है भाई, इसको ठीक कर दें, करेक्ट पोजीशन में लेकर आएँ। अगर चीज़ें चोरी हो गई हैं, ठीक है, जो चोरी हो गई उनका तो प्रोसीजर चलेगा, आप आगे वाली को तो सिक्योर करें ना, आगे अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रांग करें। और जो चीज़ें चोरी हो जाती हैं वो अकाउंटिंग उनको ऐसे ही डील करती है जैसे खर्चा हुआ। मतलब आपकी चीज़ से ना 600 की आपने रखी हुई थी बेचने के लिए, अब वो बजाय इसके कि 600 इनकम होती वो उल्टा चोरी हो गया, तो हम यूँ समझेंगे कि बिज़नेस का 600 रुपये का उल्टा एक्सपेंस हो गया, ज़ीरो हो गई चीज़। फ्री स्टॉक क्या होता है, when a material acquisition from the production department is received at the store, it is important to ensure that only that stock is issued which is free। मतलब क्या है, हमारे फ़र्ज़ करें स्टोर में पड़े हुए हैं 10 बॉक्स फाइल्स पड़ी हुई हैं जिनमें से 6 मैंने मांगी हुई हैं, और आप एक और डिपार्टमेंट से हैं, आप भी जाते हैं, आप कहते हैं यार 5 फाइल्स चाहिए। अब रिक्वायरमेंट कितनी बन गई है, 11 की हैं कितनी, 10। तो जो फ्री स्टॉक है वो सिर्फ 4 है, क्योंकि 6 की रिक्विजिशन तो पहले ही मौजूद है, आपने किसी को उसको इशू करना है, किसी डिपार्टमेंट ने आपसे पहले ही मांगा हुआ है। तो फ्री स्टॉक का फार्मूला ये भैया आ गया, आपका रट्टा आ गया, स्टॉक इन हैंड प्लस स्टॉक ऑन ऑर्डर माइनस स्टॉक दैट हैज़ बिन शेड्यूल्ड फॉर यूज़। मसलन आपके पास 100 जो हैं वो कार्टन पड़े हुए हैं और 500 आपने मंगवाए हुए हैं, टोटल कितने बन गए 600, और आपसे जो डिपार्टमेंट से मांगे हुए हैं वो तकरीबन 300 हैं, तो हम कहेंगे कि फ्री स्टॉक जो है वो 300 है। 100 जो पास है, 500 जो आ रहा है, और क्योंकि 300 में से किसी ने बुक किया हुआ है, अभी तक जाहिर सी बात है हमने दिया नहीं है, लेकिन हमारे पास फ्री कितना है 300, कोई और मांगने आएगा तो हम उसको बताएंगे कि इतना है। इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। ओपनिंग स्टॉक है जी आपका 13,500, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक इन हैंड में जी। स्टॉक ऑन ऑर्डर वो यहाँ पर आ जाएगा 51,000 का, ठीक है। जो प्रोडक्शन को एलोकेट कर चुके हैं उससे हमें मतलब जो है स्टॉक जो एलोकेटेड है, ठीक हो गया, ये उसमें से लेस हो जाएगा। 51 और 13 64,500, उसमें से 10,300 चला जाएगा, बाकी रह जाएगा आई थिंक कुछ 51,000 समथिंग, आप जमा तफरीक अपनी कर लीजिएगा। और स्टॉक इशू ड्यूरिंग मंथ नॉट प्रीवियसली एलोकेटेड, ये भी इशू तो हो गया ना, जब इशू हो गया तो जाहिर सी बात है आपको इसको लेस करना पड़ेगा उसमें से, क्योंकि हमारे पास तो वही है
जो आ रहा है और जो पास है करंटली, ठीक है, इसमें से वो जो हम दे चुके हैं वो भी माइनस करेंगे और जो फर्दर किसी ने बुक किया हुआ है वो भी माइनस करेंगे। जी, ऑर्डरिंग स्टॉक, एक तो तरीकाकार ये है जी, आप फिक्स क्वांटिटी मंगवाते हैं हर दफ़ा, आपको पता होता है जी हमारी फ़र्ज़ करें हम 1000 कार्टन मंगवाते हैं, हमारे एवरेज मंथली 900 बिक जाते हैं, तो हम हर दफ़ा एहतियातन 1000 मंगवाते जाते हैं ताकि कभी अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी बिके तो मसला ना बने। एक तरीकाकार ये है। दूसरी जो है वो अपना चेक करेंगे कि आगे हम कितना बेचना चाहते हैं, उसके हिसाब से आर्डर करेंगे। मतलब ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि MA1 जो है ये स्टैंडर्ड के तहत नहीं चलती, इसका ताल्लुक है बिज़नेस की डे टू डे रनिंग के साथ, ठीक हो गया। तो ये डेली बेस पे उसको देखते हैं, या अपना डेली बेस से मेरी मुराद है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्टेप लेंगे कि अभी हमें कितना करना है और कैसे करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसमें आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है अगर आप एक लिमिटेड कंपनी है जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ। जी, लेकिन एक जो सादे सादे फार्मूले हैं वो क्या हैं कि ऑर्डर कितना करना चाहिए। वो कहते हैं जी आप अपनी सेल्स रिक्वायरमेंट चेक करें, प्लस क्लोजिंग स्टॉक करें, माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दें, ठीक हो गया। सेल्स रिक्वायरमेंट, फ़र्ज़ करें आपकी सेल्स रिक्वायरमेंट है 1000, आप उसमें चेक करें आपके पास पहले से क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं वो 600 था। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ठीक है, वो 200 है। 1000 और 600, 1600 माइनस 200, 1400। तो आपको कितना ऑर्डर करना चाहिए, 1400 और ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको गिवन होगी, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक हो गया। जो सेल्स रिक्वायरमेंट है वो गिवन होगी, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा। वो आपसे कहेगा मुझे कितना ऑर्डर करना चाहिए, और बाकी वो जो इक्वेशन का तरीकाकार होता है, मसलन ओपनिंग स्टॉक को इधर ले आएँ, ऑर्डर क्वांटिटी प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इक्वेशन का जो मूवमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। जी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, जो खुद बनाते हैं वो था, जो बना हुआ बेचते हैं ये वो हैं जो खुद बना के उसको आगे बेचते हैं। तो ये प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, सिर्फ सेल्स रिक्वायरमेंट की जगह पे लफ्ज़ क्या आ गया है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, बाकी फार्मूला सेम है, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन यूनिट्स में वो क्या होंगे, सेल्स यूनिट, अगर यूनिट्स में बात हो तो सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जी, अ कंपनी बायज एंड सेल्स डेल्टास, ये कोई प्रोडक्ट है। एट द बिगिनिंग ऑफ जून द स्टोर्स मैनेजर रियलाइजेज दैट देयर इज ओनली 55 डेल्टास इन स्टॉक एंड डिसाइड्स टू ऑर्डर मोर। He determines from the sales department that the planned sales for next 3 months are as follows। ये जी हमारी रिक्वायर्ड सेल्स आ गई है, 150, 175 और 165, इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी सेल्स रिक्वायरमेंट में। समझ आ गई बात की, ये हमारी सेल्स रिक्वायरमेंट है और ये तीनों हमें यहाँ से मिल गए 150, 175 और 165। और ओपनिंग स्टॉक कितना उसने दिया आपको, 55, वो कहता है हमारे पास पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना हमें चाहिए, वो चाहता है कि अगस्त जब ख़त्म हो तो हमें जो है 70 डेल्टा हमारे पास पड़े होने चाहिए। भाई आप क्या करेंगे, 150, 175, 165 को ऐड करेंगे, सेल्स रिक्वायरमेंट आ जाएगी, उसमें आप ऐड करेंगे 70 जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस करेंगे 55 जो कि आपका ओपनिंग स्टॉक है। ना समझ आए तो ज़ाहिर है इसको दोबारा सुन लीजिएगा जी। इसी तरीके से क्वेश्चन 3 खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, 4 भी 5 भी, ठीक है, या आप अटैम्प्ट करेंगे ये क्वेश्चन जो आगे दिए हुए हैं, ठीक है, सारा स्टाइल वही है, ऊपर 2-3 फार्मूलाज हैं उसमें पुट करना है आपने, जो इशू हुआ तो पूछ लीजिएगा जी। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है कितने का, ये एक कहानी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़े की है कि मतलब जो हमारे पास स्टॉक आता है ना वो अक्सर डिफरेंट रेट पे आता है। मसलन एक सादा एग्जांपल है कि आप फ़र्ज़ करें चीनी मंगवाते हैं, तो आपको जो पहले चीनी की बोरी मिली ना 100 किलो की, मैं एक मतलब ये रफ़ बातें कर रहा हूँ, कोई मार्केट के हिसाब से नहीं, जैसे सिंपल एग्जांपल है कि 100 किलो की बोरी है और आपको 41 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिली, तो 4100 की एक बोरी पड़ गई आपको। बाद में आपने 2-4 दिन बाद ऑर्डर किया मज़ीद मंगवाने के लिए, तो आपको जो रेट मिला वो 42 रुपये था। चलें जी, 4200 की आ गई। अब तक 41 और 42 कितना हो गया हमारा, 8300 का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है।
अब हम एक और ट्रांजैक्शन करते हैं और हम 17 हमें जो है वो 17 कह रहा हूँ, हमें 43 रुपये किलो के हिसाब से 100 किलो और मिलती है। ठीक हो गया, तो 43 वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें हम बेचते जाते हैं, एंड पे कुछ चीनी बच जाती है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ 15 किलो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी है? ये वो है जो हमने 41 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदी थी, ये वो है जो 42 के हिसाब से ख़रीदी थी, या ये वो है जो 43 के हिसाब से ख़रीदी थी? रीज़न, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आता है, आपके एसेट्स अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है और सेल्स में ऐड होता है। सेल्स में जो चीज़ ऐड अप होती है, जाहिर सी बात है आपके प्रॉफिट को बढ़ा देती है। तो अगर आप इसको कम शो करना चाहते हैं तो आप क्लोजिंग स्टॉक को कम शो कर लेंगे, अगर आप इसको ज़्यादा शो करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा शो कर लेंगे, लेकिन उसका कोई ना कोई मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जो प्राइसिंग मेथड हैं वो 3 हैं, एक को हम कहते हैं FIFO, एक को कहते हैं LIFO और एक को कहते हैं वेटेड एवरेज। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज़ पहले आई थी वो पहले बिकी। मतलब हम कहेंगे कि ये सबसे पहले 41 रुपये वाली जो चीनी है वो बिकी, क्योंकि एंड पे हमारे पास 20 किलो रह गई है ना, तो मैंने कहा कि जी 100 किलो हमने 3 दफ़ा मंगवाई है, तो वो कहता है जी 41 वाली भी सारी बिक गई, 42 वाली भी सारी बिक गई, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदी वो पहले बिकेगी। तो इसका मतलब है कि जो 20 किलो रह गई उसका ताल्लुक किसके साथ होगा? 43 रुपये वाली के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर होता LIFO, LIFO का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीनी एंड पे आई वो सबसे पहले बिकेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उस सूरत में क्या होगा? जो 43 वाली है वो पहले बिक गई, 100 किलो निकल गया, फिर 100 किलो अगला भी निकल गया 42 में, और फिर 80 किलो और भी निकल, हमारे पास एंड पे 20 किलो बचा हुआ है ना, तो हम 20 किलो को कहेंगे कि ये 41 रुपये पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे एंड पे आई वो सबसे पहले बिकी। इसका मतलब है जो पहले आई थी वो तो अभी तक पड़ी हुई है हमारे पास। तो तीसरा तरीका है वेटेड एवरेज। वो कहते हैं जो आपके पास आता जाता है आप उसका एवरेज निकालते जाया करो। आपके पास 300 किलो है, ठीक है, और आपके पास 41, 42 और 4300, इन तीनों को आप ऐड करें और 300 पे डिवाइड कर दें, जो रेट आता है आपको पर किलो मिल जाएगा, और आप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो बता दिया कि उससे बनता क्या है। अब अगली बात है कि उसके एडवांटेज क्या हैं। बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज दिस मेथड इज अज्यूम्ड द ओल्डेस्ट रिसीट्स आर इशूड फर्स्ट, जो पुरानी होती हैं वो पहले इशू हो जाती हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो अमूमन कोई भी देखें हाकिम माल भी आप जाते हैं तो जो शैम्पू सामने पड़ा होता है वो असल में जल्दी एक्सपायर होने वाला होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी बड़े स्टोर पे जाएं तो आप हमेशा जो रैक के अंदर वाली साइड पे चीज़ पड़ी होती है वो उठाएं। क्यों? उन्होंने आगे वो चीज़ें रखी होती हैं जिन्होंने जल्दी ख़राब होने का डर है, अगर वो ख़राब होगी तो उनकी बिक नहीं सकेंगी, तो वो क्या करेंगे कि जिसकी ज़्यादा अभी एक्सपायरी की डेट मौजूद है उसको पीछे रखेंगे, जिसकी एक्सपायरी करीब है उसको फ्रंट पे रखेंगे। तो वैसे भी मतलब तरीका भी यही है कि आप जो चीज़ आपके पास पहले से पड़ी है आप उसको पहले से बेचने की ट्राई करते हो। जी, क्लोजिंग स्टॉक जो है, मतलब ये बातें आप पढ़ लीजिएगा, कुछ बहुत टेक्निकल बातें नहीं हैं, जो टेक्निकल बात है आपको पहले बता दिए। डिसएडवांटेज क्या है कि पुरानी कीमत को यूज़ करता है। अब ये कह रहा है कि भाई जी आपने जो 41 पे ली थी वो 41 के रिकॉर्ड करें, चाहे आप वो मार्केट में 46 की बिक रही, तो ये थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि दुकानदार क्या चाहता है कि वो कहे कि जी मेरे पास जो सामान पड़ा है, अगर उसका चोरी होता है तो कौन सा रेट कहे, 41 वाला कहेगा 46 वाला। मसलन किसी के पास ऑयल पड़ा है, ऑयल का ड्रम था, उसने ख़रीदा 69 रुपये के हिसाब से, ठीक हो गया, तो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था कि मेरे पास 100 लीटर का ड्रम है और 6900 रुपये का था। अब मार्केट का रेट है 71, तो अगर आप उसके पास जाते हैं और आप कहते हैं कि इसकी वर्थ कितनी, तो क्या बताएगा? 6900 बताएगा या 7100 बताएगा? ये मेथड ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कि नहीं जी इसको 6900 का ही बोले क्योंकि इसको 69 का मिला था। ठीक हो गया, तो ये आउटडेटेड प्राइस यूज़ करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, द मोस्ट रिसेंट प्राइस ऑफ मटेरियल इज यूज्ड। आप कहते हो जी हमारे पास जितना भी मटेरियल है, अगर आज का रेट 71 है तो हमारा भी सारे के सारे का रेट जो है वो 71 ही है। ठीक हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट में अमूमन ये तरीका है। जो बाकी बात है जब क्वेश्चन आएगा तो बड़ा इसका मज़ेदार क्वेश्चन होता है, मैं इंशाल्लाह वो करवाऊंगा आपको। जस्ट इसके ऑफिस वक्त हम जस्ट आइडिया ले रहे हैं कि LIFO क्या है, FIFO क्या है, वेटेड एवरेज क्या है। एडवांटेज क्या है? एक्चुअल प्राइस पे चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जो अभी रिसेंटली पड़ी है उसी के ऊपर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इश्यूज आर वैल्यूड एट द मोस्ट रिसेंट प्राइस, ठीक है,
जो आप इशू भी कर रहे हैं उसको भी आप उस पर रिकॉर्ड करते हैं जो आपने बिल्कुल रिसेंट आपको प्राइस पड़ी, लिहाजा आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ता ज़्यादा जो है। जी, डिसएडवांटेज क्या है, ये निस्बतन कम रियलिस्टिक है। क्यों मैंने आपको रीज़न पहले बता दिया। आप हमेशा अपना जो पहला स्टॉक है, जो पहले से आपके पास है, आप उसको पहले निकालना चाहते हो, और जो बाद वाला है उसको लेटर निकालना चाहते हो। और ये जो मेथड है लाइफो, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो डिसअलाउ करती है, ठीक है, ये इसको अलाउ नहीं करती। IAS 2 और टैक्सेशन जो है वो लाइफो को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं या फाइफो लगा लो या वेटेड एवरेज लगा लो, ठीक हो गया। वेटेड एवरेज निस्बतन ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि एवरेज है, ठीक है। तो और अमूमन एवरेज का मतलब ये होता है ना, औसत हम निकालते हैं तब जब हम एक बुनियादी दरमियानी बात पे आना चाह रहे होते हैं, ठीक है, कि चलिए वो भी नहीं वो भी नहीं, वो दोनों एक्सट्रीम है, ये एक दरमियानी सिचुएशन है आपकी। तो इसको IAS 2 और जो मतलब कंपनी एक्ट वगैरह वो एक्सेप्ट करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, जमा तफरीक इसकी काफ़ी ज़्यादा है। द प्राइस इज चार्ज टू द इशू द स्टॉक्स विल नॉट एग्री टू द प्राइस पेड टू परचेज द स्टॉक। जाहिर सी बात है, आपने खरीदा है 41 का था, आपके पास पर्ची 41 रुपये की है, लेकिन जब आप उसको वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप एवरेज निकाली हो 42 है या 5 बनी, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इनमें से कुछ भी इलीगल नहीं है, ये सारा है लीगल है, ठीक है। जस्ट ये है कि आपको थोड़ा सा जो कम्प्लेक्स है उसका कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। देर आर टू मेन वेटेड एवरेज के भी आगे दो तरीक़ेकार हैं। एक है क्यूमुलेटिव। इन दिस मेथड कैलकुलेट एन एवरेज कास्ट ऑफ इन्वेंट्री व्हेन एवर अ न्यू डिलीवरी। यूँ ही कोई नई डिलीवरी आती है, आपके पास 100 आइटम थे, फिर 10 और खरीदे, अब आप 110 की एवरेज निकालेंगे, 5 और खरीदे 115 की निकालेंगे, ठीक हो गया। ये वही डिफरेंस है जो परपेचुअल और पीरियाडिक का होता है, ठीक है जी। यहाँ पर जो पीरियाडिक है उसमें क्या करेंगे, आप एंड पे जब वो आपका पीरियड ख़त्म होगा उस वक्त आप चेक करेंगे आपके पास सामान कितना है और उसकी वर्थ कितनी है, उसको डिवाइड कर देंगे। उसका फार्मूला क्या है, कास्ट ऑफ ऑल रिसीट्स इन पीरियड प्लस ओपनिंग स्टॉक की कास्ट जो है, ठीक है, डिवाइड बाय जितने यूनिट्स इस वक्त हैं और जितने आपके पास ओपनिंग यूनिट्स थे उनके ऊपर आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप उसको एवरेज निकाल लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर से मतलब होता है जितना इशू किया था, जितना आया था, तो उसको में आपस में मतलब माइनस करो, जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपको क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। जी, एग्जाम के लिए आपको क्या कुछ याद करना है। इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ट्रू। ये टेक्निकल हिस्सा है, ठीक है, इसको सही तरीके से समझ के और याद भी करना है। Closing stocks value will be higher using cumulative weighting average method pricing that rather than periodic। कब, जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हूँ, जिन दिनों में रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हूँ उन दिनों क्लोजिंग स्टॉक किस में ज़्यादा आएगा, क्यूमुलेटिव या जो आपका मतलब कंसेक्यूटिव है उसको इस्तेमाल करने से बनिस्बत पीरियाडिक को यूज़ करने के। जी, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू विल बी हायर यूजिंग FIFO रादर लाइफ, ठीक है। डिपेंड ही करता है वैसे सिचुएशन के ऊपर। बाद औक़ात अगर आपको आने वाली चीज़ें जो है वो कम प्राइस पे मिल रही हैं या ज़्यादा पे मिल रही हैं तो सिचुएशन बाय सिचुएशन चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती जाती हैं। लेकिन मतलब ये उस सूरत में जब राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस हों, उस सूरत में जो आपका FIFO है उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा आएगी बनिस्बत लाइफो के। अंडर FIFO प्रोडक्शन कास्ट वुड बी लोअर देन अंडर लाइफो। ये रट्टे हैं मेरे भाई आपके। इन अ पीरियड ऑफ फॉलिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस द अपोजिट विल अकर। जब कीमतें गिर रही हों तो इसके उल्ट होगा, मतलब कि फिर वहाँ पर पीरियाडिक में वैल्यू ज़्यादा आएगी, यहाँ पर जो है लाइफो में ज़्यादा आएगी और यहाँ पर जो है आपकी वो FIFO में ज़्यादा कास्ट आएगी। जी, ड्यूरिंग द सेम, अच्छा जी, क्वेश्चन 7 है। 8 जनवरी को 800 टन खरीदे 50 रुपये के हिसाब से, 16 को 500 टन 60 रुपये के हिसाब से और 26 को 700 टन 70 रुपये के हिसाब से। ड्यूरिंग द सेम पीरियड 4 मटेरियल रिक्विजिशन वर कम्प्लीटेड फॉर 300 टन ईच ऑन जनवरी 10, 19, 25 एंड 29। मतलब 8 के बाद आपको 10 तारीख को आपने 300 बेच दिए, मतलब क्या बना, 500 आपके पास अभी पड़े हुए हैं। फिर 16 को आपके पास 500 और आ गए, 1000 हो गए टोटल, और उसमें से 19 तारीख को आपने 300 और बेच दिए।
बाकी कितने रह गए, 700 रह गए। अच्छा, फिर आपने 25 तारीख को 300 और दे दिए, बाकी कितने रह गए, 400 रह गए। और 26 को आपने 700 और खरीद लिए, 1100 हो गए। 29 को आपने 300 और इशू कर दिए, बाकी आपके पास 800 रह गए। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं उसको बोल के ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं इसका क्वेश्चन बाकायदा करवाऊँगा। मेरा मकसद जस्ट आपको ये हिसाब बताना है कि एंड पे एक स्टॉक बच गया, 800 आइटम हमारे पास बचे हुए हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि 50 पे रिकॉर्ड करें, 60 पे करें कि 70 पे करें। अब मैं आपको इसका सादा ही आंसर बता देता हूँ। अगर तो हम करें ना लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत, इसका मतलब है कि जो बिके हैं वो ये हैं, 700 पहले बिका, फिर 500 बिका, क्योंकि 800 आइटम हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है उसके तहत रेट लगना चाहिए 50 रुपये वाला। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता, उसका मतलब होना था कि टोटल हम ये देखें, हमने 4 तारीखों को 300 बेचा, इसका मतलब है हमने 1200 आइटम बेचे हैं। 800 यहाँ से चले जाएंगे, 400 यहाँ से, तो बाकी 100 का रेट 60 रुपये के हिसाब से लगेगा और 700 का रेट जो है वो 70 रुपये के हिसाब से लगेगा। ठीक हो गया ये भी। और अगर एवरेज निकाली जाए फिर क्या करेंगे, 800 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। ठीक होगा, उसमें से 300 चले गए, वो 12 लेके एवरेज रही आपके पास। फिर 300 सॉरी आपने 500 और खरीदे 60 रुपये के हिसाब से। अब आप क्या करेंगे, वो जो 500 पहले पड़े हुए हैं मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना बन जाएगा, 25,000। और 500 ये 60 रुपये के हिसाब से 30,000, ये 25 और 30 55 बन गया। तो आपने 500 और 500 हज़ार, तो हमारे पास अब जो रेट बन जाएगा वो 55 रुपये पर टन बन जाएगा। इसको कहते हैं एवरेज। ठीक है, ये जस्ट सुनना है कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह बाकायदा जो है वो सॉल्व करवाऊँगा। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कास्ट और इसकी एंट्रीज। ठीक है जी, वो कहते हैं जब आप मटेरियल खरीदते हो तो एंट्री क्या करनी है। भाई मटेरियल खरीदा, क्या हुआ, खर्चा हुआ ना, चीज़ आपके पास आई, जो चीज़ पास आई है उसको डेबिट कर दो। कास्ट अकाउंटिंग में अमूमन कंट्रोल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लिहाजा उसमें यहाँ पर आपको मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कहा हुआ है। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते, आपने कहना था मटेरियल डेबिट और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट, या बैंक, या अगर आपने उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर का अकाउंट जी। अच्छा, ये है इंटीग्रेटेड सिस्टम में और ये है इंटरलॉकिंग में। इसकी डिटेल में हम फिलहाल नहीं जाएंगे, जिस आपने इसकी एंट्रीज जो है उनको देखते जाना है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ और कास्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर असल में सिर्फ इतनी बात है कि बात जाएगी पहले कास्ट के लेजर कंट्रोल अकाउंट में। ठीक हो गया, और वहाँ से उसको जो है वो अपनी जो प्राइसिंग है उसके साथ मैच अप करेंगे, यानी कि डायरेक्ट कैश जो है वो नहीं जाएगी या डायरेक्ट अकाउंट में बात नहीं जाएगी जी। अगर प्रोडक्शन को इशू किया है, जिसको इशू किया है उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा। जा कहाँ से रहा है, मटेरियल से चीज़ जा रही है, मटेरियल जब कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल अगर इशू किया जाए प्रोडक्शन को, तो अगेन बात वही है, जा तो रहा है कहीं, लेकिन अब वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं जाएगा बल्कि प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल वापस कर दिया जाए स्टोर को, जिनसे ख़रीदा था उन्हें नहीं, अपने ही कंपनी के स्टोरेज को, तो क्या हुआ है, मटेरियल वापस आ गया, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहाँ से वापस आया, वर्क इन प्रोग्रेस से वापस आया, उसको क्रेडिट कर दो। सेम तरीके से अगर इनडायरेक्ट मटेरियल वापस आता है तो वहाँ पर ये पहली इस एंट्री के उल्ट हो जाएगा, यानी मटेरियल डेबिट हो जाएगा और जो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का, ये ऊपर वाली एंट्री से बनाया गया है और ये जैसे हमने पहले जर्नल से लेजर बनाया था ये बिल्कुल उसी तरीके से बना है। आपको ये बाकायदा ज़ुबानी आना चाहिए। आपके पेपर में इस तरीके से चीज़ आएगी कि इनमें से कोई आइटम मिसिंग होगा और आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मतलब समझें भी, ऊपर वाली एंट्रीज के वाया इसको बनाएं, अदरवाइज इसको क्रैम ज़रूर करना है, रट्टा ठीक से इसको लगाना है। मैं ज़ाती तौर पे रट्टे के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन बाज़ जगहों पे जो है वो आपको ज़रूरत है। अगर तो आप समझ के साथ ऊपर से इसको चेक कर लें तो ठीक है। रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ इसको समझने का तरीका, कि मटेरियल है ना, तो मटेरियल या तो एक्सपेंस हो सकता है या एसेट हो सकता है, मतलब दो में से एक बात है। ये ना तो आपकी लाइबिलिटी हो सकती है, ना ये आपकी इनकम हो सकती है, ना ये आपका कैपिटल हो सकता है। तो इनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड पे होता है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा इनका क्रेडिट साइड पे होता है। तो ये तो बात वैसे ही आसान हो गई। ठीक हो गया।
अब जो चीज़ इसको बढ़ाती है उसको इसको डेबिट करना चाहिए, मीन्स कि जितने मटेरियल आप खरीदते जाओगे वो इसको डेबिट करते जाएंगे। या कोई बंदा मटेरियल जिसने लिया था वो अगर आपको वापस कर दे तो भी तो वापस आ रहा है ना आपके पास मटेरियल, तो मटेरियल अगेन बढ़ रहा है। मेरे पास 1000 आइटम थे, मैंने 400 इशू कर दिए, उन्होंने मतलब मेरे पास बाकी 600 रह गए, उन्होंने 200 वापस कर दिए, 200 वापस करेंगे मेरे दोबारा बढ़ के 800 हो जाएंगे ना, ठीक हो गया। तो वो इस तरीके से जो चीज़ें मटेरियल को बढ़ाती हैं उसके डेबिट साइड पे आएंगी, तो जो कम करती हैं वो क्रेडिट। कम कैसे होता है मटेरियल, जब आप किसी को दे देते हैं, मैं मतलब स्टोर वाला बंदा हूँ, मेरे पास वो पड़ा हुआ है सामान, तो जब कोई लेने आता है मैं उसको देता हूँ तो मेरे पास तो काम हो गया ना, तो इसलिए जब इशू किया जाता है तो वो उसको काम करता है। तो ये तो आसान तरीका है, इसको आप समझ लें। समझ नहीं सकते फ़र्ज़ करें तो फिर इसको आपने क्रैम करना है, नीचे वाले क्वेश्चन को फिर आपने इस यहाँ से डाटा सारा उठा के, मसलन उसने मटेरियल परचेज़ किया है 1,02,000 का, तो कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे मटेरियल बाट में उसको आना चाहिए, ठीक हो गया जी। अब मैंने कहा से क्रेडिट पे ख़रीदा या पैसों से ख़रीदा है, हमें तो ये पता है कि कंट्रोल अकाउंट में मटेरियल हमारे पास आ रहा है, ये अकाउंट्स वाले जाने कि उन्होंने पैसे उसके कब देने हैं जी। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई देर वारी इन्वेंट्री, वो कहते हैं जब इस महीना शुरू हुआ था तो हमारे पास 13,000 था, शुरू हुआ था, इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर जी। ड्यूरिंग द मंथ 88,000 ऑफ डायरेक्ट वर इशूड, इशूड कहाँ आना चाहिए, इस जगह पे। कौन से की बात हो रही है, डायरेक्ट की, तो आप डायरेक्ट में इसको पुट कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 88,000। क्या बना जी, आपका यहाँ पर आया था 1,02,000, यहाँ पर क्या आया था 3,000, तो कितना बन गया, सॉरी 1,02,000 और 13,000, 1,15,000 बन गया, और उसमें से 88,000 का आपने इशू कर दिया, तो 88,000 का इशू कर दिया, तो बाकी कितना रह गया 27,000। बल्कि मैंने बीच में इनडायरेक्ट को शामिल नहीं किया, वो 15 भी डाल लो तो बाकी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा 12,000 का, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में तो उसने क्लोजिंग स्टॉक मांगा हुआ है, क्योंकि आपको जब पूरा करना है तो बाकी सारी चीज़ें मिल गई, ये आपको नहीं मिला, ठीक हो गया। तो वो यहाँ पर इस अगर फ़र्ज़ करें वो कुछ मटेरियल वापस आता तो उसने यहाँ पर आ जाना, ठीक है जी। होपफुली समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट लेके थोड़ा करेंगे तो फिर समझ आ जाएगी कि यार एक कंपनी के अंदर किस तरीके से मटेरियल जब आ जाता है, अब ख़रीदने बेचने की बातें नहीं हो रही, अब है कि कंपनी या फैक्ट्री के अंदर सामान आ गया, ठीक हो गया, अब आपने उनको बनाना है। मसलन ये ऐसा है कि अगर एक बंदा उसकी आटे की मिल है, फ्लोर मिल है, तो पहले उसको क्या चाहिए, गंदम चाहिए ना आटा बनाने के लिए, तो जो वो गंदम ख़रीदेगा वो सारी स्टोर में आएगी, फिर वहाँ से प्रोडक्शन वालों के पास जाएगी, स्टोर वाला अपना हिसाब देगा कि मेरी ये गंदम ख़त्म कैसे हुई, वो बताएगा जी फ़लाँ दिन को इतनी इतनी क्वांटिटी प्रोडक्शन वाले लेते रहे, प्रोडक्शन वाले इसका हिसाब देंगे फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे कि भाई जी ये इतनी बोरियां इसमें से आटा बनना चाहिए था, हमने इतना आटा इसका बना दिया, आगे फिर वो आपके स्टोर पे चली जाएगी, वो बेचेंगे, आगे फिर वो लोग जाने। ये है फैक्ट्री के अंदर सामान का आना और उसका इशू होना और उसको बताना अकाउंट्स वालों को कि कितना हमारे पास आया था, उसकी वर्थ कितनी थी, और अब जब हमने इशू कर दिया तो जो बचा हुआ है उसकी वर्थ कितनी है। ये बातें हैं जो हमने इस चैप्टर में अब तक डिस्कस की हैं। अल्लाह हाफ़िज़।